नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं मयंक कुमार। प्रॉफिट पाठशाला के आज के एपिसोड में बात होगी आपके पैसे, सैलरी, इंश्योरेंस, जॉब राइट्स और फाइनेंशियल सेफ्टी की। आज समझेंगे कि पीपीएफ जैसी बोरिंग लगने वाली स्कीम लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे बना सकती है। एर्थ पे कमीशन में सैलरी कैलकुलेशन का असली खेला क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस के साथ हेल्थ फंड क्यों जरूरी है, क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाए तो पैनिक करने के बजाय कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। दुनिया के कुछ ऐसे लेबर लॉस भी देखेंगे जिन्हें सुनकर इंडियन एम्प्लॉइज बोल उठेंगे कि भाई काश हमारे ऑफिस में भी ऐसा होता। और आखिर में समझेंगे कि वर्क फ्रॉम होम रूल्स और वेडिंग इंश्योरेंस का असली काम क्या होता है। आज का एपिसोड सीधा है, पैसा सिर्फ कमाना नहीं है, उसे बचाना, प्रोटेक्ट करना और सही जगह प्लान करना भी जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रॉफिट पाठशाला। आजकल इन्वेस्टमेंट की बात शुरू होते ही लोगों का ध्यान सीधे शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, आईपीओ और क्रिप्टो की तरफ चला जाता है, क्योंकि वहां एक्साइटमेंट है, डेली मूवमेंट है, चार्ट है, ग्रीन और रेड कैंडल है और जल्दी पैसा बनाने का सपना है। लेकिन पर्सनल फाइनेंस में हर पैसा एक्साइटमेंट के लिए नहीं लगाया जाता। कुछ पैसा ग्रोथ के लिए होता है, कुछ सेफ्टी के लिए, कुछ टैक्स बचाने के लिए और कुछ पैसा ऐसा भी होना चाहिए जो बिना शोर किए लंबे समय में आपके फ्यूचर को मजबूत करता है। यहीं पर पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड बहुत अंडररेटेड हो जाता है। लोग इसे पुरानी सरकारी स्कीम समझकर इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि इसमें रिटर्न कम है, पैसा लंबे समय तक लॉक रहता है और इसमें कोई खास फायदा नहीं है। लेकिन पीपीएफ की असली ताकत सिर्फ इंटरेस्ट रेट में नहीं है, इसकी असली ताकत है सेफ्टी, टैक्स बेनिफिट, टैक्स फ्री इंटरेस्ट, टैक्स फ्री मैच्योरिटी और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। यानी पीपीएफ सिर्फ टैक्स सेविंग का बॉक्स टिक करने वाली स्कीम नहीं है, बल्कि ये डिसिप्लिन्ड लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का एक सेफ और टैक्स एफिशिएंट टूल है। पीएफ सरकार समर्थित लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है। इसमें अकाउंट में 15 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर्स के लिए चलता है। अभी पीपीएफ पर 7.1% सालाना ब्याज मिलता है। ये रेट गवर्नमेंट हर क्वार्टर रिव्यू कर सकती है, इसलिए आगे इसमें बदलाव पॉसिबल है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा समझिए, पीपीएफ का ट्रिपल ई स्टेटस, ईईई यानी ट्रिपल ई। इसका मतलब है एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट और एग्जेम्प्ट। पहला एग्जेम्प्ट, आप फाइनेंशियल ईयर में पीपीएफ में जो पैसा जमा करते हैं उस पर सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन मिलता है। 80C की ओवरऑल लिमिट 1.5 लाख रुपए है। दूसरा एग्जेम्प्ट है, पीपीएफ पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। तीसरा एग्जेम्प्ट का मतलब होता है मैच्योरिटी पर जो अमाउंट मिलता है उस पर भी टैक्स नहीं लगता। यानी पैसा जमा करने पर टैक्स बेनिफिट, पैसा बढ़ने पर टैक्स फ्री इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पर टैक्स फ्री कॉर्पस। यही वजह है कि पीपीएफ को टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अब बात आती है सेफ्टी की। पीपीएफ मार्केट लिंक प्रोडक्ट नहीं है, इसमें रोज एनएवी नहीं बदलती और मार्केट करेक्शन का डर नहीं होता। जो लोग अपने पूरे पोर्टफोलियो को इक्विटी या मार्केट लिंक प्रोडक्ट में डाल देते हैं उनके लिए रिस्क ज्यादा हो सकता है। ऐसे में पीपीएफ जैसा सेफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बैलेंस लाने का काम करता है। लेकिन पीपीएफ की असली पावर तुरंत नहीं दिखती। इसमें कंपाउंडिंग धीरे धीरे काम करती है। हर साल आपके जमा पैसे पर ब्याज जुड़ता है, फिर अगले साल उसी बढ़ी हुई रकम पर ब्याज बनता है। 10-15 साल बाद कंपाउंडिंग का असर साफ दिखने लगता है। इसलिए पीपीएफ जल्दी अमीर बनने वाली या बनाने वाली स्कीम नहीं है, ये पेशेंस और डिसिप्लिन वाली स्कीम है। पीपीएफ का एक और बड़ा फायदा समझिए, 15 साल पूरा होने के बाद अकाउंट बंद करना जरूरी नहीं है। आप पीपीएफ अकाउंट को 5-5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ा सकते हैं। अगर चाहे तो एक्सटेंशन के दौरान डिपॉजिट कंटिन्यू कर सकते हैं या बिना नया पैसा डाले भी इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। अब लिक्विडिटी वाला कंफ्यूजन भी साफ कर लेते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि पीपीएफ में पैसा पूरी तरह फंस जाता है। ये बात पूरी तरह सही नहीं है। नियमों के तहत तीसरे फाइनेंशियल ईयर से छठे फाइनेंशियल ईयर तक लोन फैसिलिटी मिल सकती है। 7वें फाइनेंशियल ईयर से पार्शियल विड्रॉल की सुविधा भी अवेलेबल हो सकती है। याद रखें, पीएफ अकाउंट चालू करने के लिए साल में मिनिमम 500 रुपए जमा करना जरूरी है और एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक डिपॉजिट किया जा सकता है। माइनर चाइल्ड के नाम पर भी पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकता है। अब एफडी से कंपैरिजन समझिए। एफडी में मिलने वाला इंटरेस्ट आमतौर पर आपकी टैक्सेबल इनकम में जुड़ता है और स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। लेकिन पीपीएफ का इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री होते हैं, इसलिए खासकर हायर टैक्स स्लैब वालों के लिए पीपीएफ का पोस्ट टैक्स रिटर्न एफडी से बेहतर लग सकता है। तीनों प्रोडक्ट का रोल अलग है।
एफडी लिक्विडिटी देती है, पीपीएफ टैक्स फ्री लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग देती है और इक्विटी हाई ग्रोथ पोटेंशियल देती है। गलती तब होती है जब लोग हर प्रोडक्ट से एक ही एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं। एक प्रैक्टिकल बात और याद रखिए, पीपीएफ में इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए महीने की 5 तारीख से मंथ एंड तक का लोवेस्ट बैलेंस देखा जाता है। इसलिए अगर आप पीपीएफ में पैसा जमा कर रहे हैं तो कोशिश करें कि महीने की 5 तारीख से पहले डिपॉजिट कर लीजिए। पीपीएफ बोरिंग लग सकता है, लेकिन पर्सनल फाइनेंस में बोरिंग हमेशा खराब नहीं होता। कई बार बोरिंग प्रोडक्ट ही आपकी फाइनेंशियल लाइफ को स्टेबिलिटी देता है। इसलिए पीपीएफ को सिर्फ पुरानी सरकारी स्कीम समझकर इग्नोर मत कीजिए। ये स्लो जरूर है लेकिन स्ट्रांग है। ये जानकारी जनरल अवेयरनेस के लिए है। इन्वेस्टमेंट या टैक्स से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या टैक्स एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। लोग पीपीएफ को बोरिंग बोलकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही बोरिंग स्कीम आपके पैसे को 3 लेवल पर टैक्स फ्री बना देती है। पैसा जमा किया, सेक्शन 80C में डिडक्शन मिल सकता है। ब्याज मिला, टैक्स फ्री। 15 साल बाद मैच्योरिटी अमाउंट, वो भी टैक्स फ्री। ऊपर से गवर्नमेंट बैक्ड सेफ्टी, कंपाउंडिंग, लोन फैसिलिटी, पार्शियल विड्रॉल और 15 साल के बाद 5-5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंशन। एफडी में इंटरेस्ट टैक्सेबल हो सकता है, मार्केट में रिस्क हो सकता है, लेकिन पीपीएफ सेफ, डिसिप्लिन्ड और टैक्स एफिशिएंट वेल्थ बनाने का टूल है। बस इसे जल्दी पैसा बनाने की मशीन मत समझिए। पीपीएफ पेशेंस का खेल है, कंपाउंडिंग का खेल है और टैक्स फ्री ग्रोथ का गेम है। पीपीएफ बोरिंग नहीं है, बस इसे समझने वाले लोग कम हैं। पीएफ में पैसा रखने की बात अलग है, लेकिन नौकरी पेशा लोगों के लिए असली एक्साइटमेंट तब शुरू होता है जब सैलरी बढ़ने की बात आती है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि 8th पे कमीशन आने के बाद सैलरी कितनी बढ़ेगी। खासकर लेवल 10 यानी जीपी 5400 वाले एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स के लिए ये सवाल और बड़ा हो जाता है। अगर किसी एम्प्लॉय की करंट बेसिक पे 82,400 रुपए है यानी 82,400 रुपीज है, तो नए पे कमीशन में उसका न्यू बेसिक कितना बन सकता है। डीए कैसे रीसेट होगा, एचआरए कितना मिलेगा, टीए कैसे जुड़ेगा और सबसे जरूरी बात, आखिर में बैंक अकाउंट में इन हैंड सैलरी कितनी आएगी। यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। लोग फिटमेंट फैक्टर देखते हैं, बेसिक पे मल्टीप्लाई करते हैं और सीधे मान लेते हैं कि उनकी फाइनल सैलरी क्या होगी, यानी यही उनकी फाइनल सैलरी होगी। लेकिन सैलरी डिडक्शन इतना सिंपल नहीं होगा। बेसिक पे, ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी तीनों अलग चीजें हैं। सबसे पहले ऑफिशियल पोजीशन समझिए। 8th सेंट्रल पे कमीशन ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है। कैबिनेट ने इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस अप्रूव किए हैं और कमीशन को अपनी रिकमेंडेशन देने के लिए 18 महीने तक का समय दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि प्रोसेस शुरू हो चुका है, लेकिन फाइनल सैलरी स्ट्रक्चर अभी तय नहीं हुआ है। पे मैट्रिक्स क्या होगा, फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, अलाउंसेस कैसे रिवाइज होंगे और डीए रीसेट कैसे होगा, ये सब बातें कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद ही क्लियर होंगी। इसलिए अभी जो भी सैलरी कैलकुलेटर या अनुमान चल रहे हैं उन्हें प्लानिंग टूल की तरह देखना चाहिए, गारंटी लेटर की तरह नहीं देखना चाहिए। आइए अब बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की। ये वो मल्टीप्लायर होता है जिसे एग्जिस्टिंग बेसिक पे को मल्टीप्लाई करके नई बेसिक पे का एस्टिमेट निकाला जाता है। मान लीजिए किसी लेवल 10 एम्प्लॉय की करंट बेसिक पे 82,400 रुपया है। अगर सिर्फ एग्जाम्पल के लिए 1.92 का फिटमेंट फैक्टर मान लिया जाए तो रफ न्यू बेसिक पे करीब 1,58,208 बनती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी सावधानी यही है, 1.92 फाइनल नंबर नहीं है। अलग अलग रिपोर्ट्स और यूनियंस में 1.92 से लेकर 2.86 या उससे ज्यादा की डिमांड चल रही है। जब तक गवर्नमेंट फाइनल नोटिफिकेशन जारी नहीं करती तब तक किसी भी फैक्टर को फाइनल नहीं माना जा सकता। याद रखिए, न्यू बेसिक पे सैलरी कैलकुलेशन का पहला स्टेप है, फाइनल रिजल्ट नहीं। इसके बाद एचआरए सिटी कैटेगरी के अनुसार डिवाइड होता है। टीए और अन्य अलाउंसेस बहुत जरूरी हैं, इससे ग्रॉस सैलरी बनती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ग्रॉस सैलरी देखकर खुश होने वाले पहले डिडक्शन समझना जरूरी है आपके लिए। एनपीएस में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आमतौर पर बेसिक प्लस डीए का जो 10% है और इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स और अन्य रिकवरी सैलरी से कटती है। यानी जो नंबर कैलकुलेटर में बड़ा दिख रहा है वही आपकी फाइनल इन हैंड सैलरी नहीं होगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो सिर्फ फिटमेंट फैक्टर देखकर फ्यूचर ईएमआई, लोन या बड़े खर्च प्लान मत कर लीजिए। पहले अपनी करंट बेसिक पे लेवल, सिटी कैटेगरी, एनपीएस कंट्रीब्यूशन और
टैक्स लैब को समझकर फिर एक रियलिस्टिक एस्टिमेट बनाएं। 8th पे कमीशन लेवल 10 और जीपी 5400 वालों के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है, लेकिन अभी फाइनल नंबर से ज्यादा जरूरी है सैलरी कैलकुलेशन को समझना। सरकारी सैलरी का असली खेल बेसिक पे से शुरू होता है, अलाउंसेस से बढ़ता है, डिडक्शन से घटता है और नेट सैलरी पर जाकर खत्म होता है। ये जानकारी जनरल अवेयरनेस के लिए है। 8th पे कमीशन से जुड़े फाइनल रूल्स, सैलरी स्ट्रक्चर और अलाउंसेस गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के बाद ही कंफर्म होंगे। किसी भी बड़े फैसले से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लें। जीपी 5400 वालों की 8th पे कमीशन सैलरी को लेकर सबसे बड़ी गलती यही है कि लोग फिटमेंट फैक्टर देखते ही उसे इन हैंड सैलरी मान लेते हैं। मान लीजिए आपकी करंट बेसिक पे 82,400 रुपए है। अगर उदाहरण के लिए 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए तो रफ न्यू बेसिक करीब 1.58 लाख दिख सकती है, लेकिन यही आपकी नेट सैलरी नहीं है। पहले न्यू बेसिक बनेगी, फिर डीए, एचआरए, टीए और यही अलाउंसेस जुड़ेंगे। उसके बाद एनपीएस, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स और बाकी डिडक्शंस कटेंगे, तब जाकर एक्चुअल इन हैंड सैलरी मिलेगी। सबसे जरूरी बात, 8th पे कमीशन फाइनल फिटमेंट फैक्टर अभी ऑफिशियल नहीं है, इसलिए कैलकुलेटर को सिर्फ प्लानिंग टूल मानिए, गारंटी नहीं। याद रखिए, सरकारी सैलरी का असली खेल बेसिक पे से शुरू होता है, लेकिन खत्म हमेशा नेट सैलरी पर होता है। सैलरी बढ़ जाए, पीएफ में पैसा जमा हो जाए, एसआईपी चलती रहे, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अच्छा दिखने लगे, लेकिन घर में एक बड़ी बीमारी आ जाए तो सालों की फाइनेंशियल प्लानिंग एक हॉस्पिटल बिल में हिल सकती है। यहीं पर बहुत लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस है तो मेडिकल इमरजेंसी की पूरी टेंशन खत्म, लेकिन असली जिंदगी में हॉस्पिटल का खर्च इंश्योरेंस पॉलिसी से नहीं चलता। कई बार कैशलेस क्लेम अटक जाता है और कई बार हॉस्पिटल नेटवर्क में नहीं होता और कई बार पॉलिसी में रूम रेंट लिमिट निकल जाती है। कई बार मेडिसिन, डायग्नोस्टिक्स, कंज्यूमेबल्स, अटेंडेंट कॉस्ट, ट्रेवल, स्पेशल डाइट, रिकवरी और इनकम लॉस जैसे खर्च आपकी जेब से जाते हैं। यानी हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, लेकिन अकेला काफी नहीं है। इंश्योरेंस हॉस्पिटल के बड़े बिल का झटका कम कर सकता है, लेकिन हेल्थ फंड इमरजेंसी में आपकी कैश पावर बनता है। हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ फंड दोनों एक जैसे नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस एक पॉलिसी है, आप हर साल प्रीमियम देते हैं और बीमारी या हॉस्पिटलाइजेशन के समय इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी टर्म्स के हिसाब से खर्च कवर करती है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी शब्द है पॉलिसी टर्म्स। हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में सम इंश्योर्ड होता है, वेटिंग पीरियड होता है, एक्सक्लूजन्स होते हैं, रूम रेंट लिमिट हो सकती है, को पेमेंट हो सकता है, सब लिमिट हो सकती है, कंज्यूमेबल्स का इशू हो सकता है और नेटवर्क हॉस्पिटल का एंगल भी होता है। कैशलेस क्लेम का मतलब ये नहीं कि हर हॉस्पिटल में हर बिल ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। अगर कैशलेस अप्रूवल नहीं मिलता तो पहले पैसा आपको भरना पड़ सकता है और बाद में रिइंबर्समेंट क्लेम करना पड़ सकता है। यहीं पर हेल्थ फंड काम आता है। हेल्थ फंड कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, ये आपकी अपनी अलग रखी हुई मेडिकल इमरजेंसी कैश रिजर्व है। ऐसा पैसा जिसे आप शॉपिंग, वेकेशन, गैजेट या रिस्की इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाते। ये सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए होता है। बीमारी के समय दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं, पहली ट्रीटमेंट और दूसरी लिक्विडिटी। इंश्योरेंस ट्रीटमेंट कॉस्ट का बड़ा हिस्सा कवर कर सकता है, लेकिन हेल्थ फंड आपको तुरंत कैश देता है। मान लीजिए आपके पास 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है, तो एक प्रैक्टिकल थंब रूल ये हो सकता है कि उसके साथ कम से कम 5 लाख का हेल्थ फंड भी तैयार हो। अगर घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, छोटे बच्चे हैं, कोई क्रॉनिक डिजीज है या घर में एक ही अर्निंग मेंबर है, तो हेल्थ फंड को और मजबूत रखना चाहिए। ऐसे केसेस में हेल्थ फंड इंश्योरेंस कवर के 50% से बढ़कर 60% या उससे ज्यादा भी रखा जा सकता है। अब मेडिकल इन्फ्लेशन का डर समझिए। आज जो इलाज 5 लाख में हो रहा है, वही कुछ साल बाद कई गुना महंगा हो सकता है। हेल्थ इन्फ्लेशन सामान्य महंगाई से तेज चलती है, इसलिए सिर्फ पॉलिसी लेकर भूल जाना काफी नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस कवर और हेल्थ फंड दोनों का हर साल रिव्यू जरूरी है। अब सवाल आता है कि हेल्थ फंड का पैसा कहाँ रखें। ये पैसा ऐसी जगह होना चाहिए जहां से जरूरत पड़ते ही पैसा निकाला जा सके। इसे रिस्की स्टॉक्स, क्रिप्टो या लॉन्ग लॉक इन प्रोडक्ट में नहीं डालना चाहिए। हेल्थ फंड को 3 हिस्सों में रखा जा सकता है। पहला, डेडिकेटेड सेविंग्स अकाउंट में, ताकि इमरजेंसी में तुरंत यूपीआई, कार्ड, चेक या बैंक ट्रांसफर से पेमेंट किया जा सके। दूसरा, ऐसी एफडी में जिसे जरूरत पड़ने पर जल्दी तोड़ा जा सके। तीसरा, लिक्विड फंड या लो रिस्क डेब्ट म्यूचुअल फंड जैसे ऑप्शंस में।
लेकिन यहाँ रिस्क और टैक्सेशन समझकर ही पैसा लगाना चाहिए। एक और कंफ्यूजन साफ कर लें, इमरजेंसी फंड और हेल्थ फंड एक ही चीज है। इमरजेंसी फंड जॉब लॉस, रेंट, ईएमआई या स्कूल फीस के लिए नहीं होता है। हेल्थ फंड मेडिकल शॉक के लिए होता है। दोनों का पर्पस अलग रखना ज्यादा समझदारी है। सही स्ट्रैटेजी हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ फंड में से एक चुनना नहीं है, बल्कि दोनों साथ रखना है। एक तरफ एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस कवर और दूसरी तरफ सेपरेट हेल्थ फंड। इंश्योरेंस आपकी फाइनेंशियल वॉल है, हेल्थ फंड आपकी इमरजेंसी कैश पॉकेट। बीमारी आने पर सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि रिटर्न कितना मिला, बल्कि ये होता है कि पैसा अभी अवेलेबल है या नहीं। मेडिकल इमरजेंसी में डिले, कंफ्यूजन और कैश शॉर्टेज तीनों बहुत भारी पड़ सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, लेकिन हेल्थ फंड उसकी बैकअप ऑक्सीजन है। दोनों साथ होंगे तभी मेडिकल क्राइसिस में आपकी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और फैमिली की डिग्निटी बच सकती है। ये जानकारी सिर्फ जनरल अवेयरनेस के लिए है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने, कवर बढ़ाने या इन्वेस्टमेंट करने से पहले पॉलिसी डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ें और एडवाइजर से सलाह जरूर लें। हेल्थ इंश्योरेंस है, फिर भी हॉस्पिटल बिल आपकी सेविंग्स खाली कर सकता है। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस हर खर्च कवर नहीं करता। कैशलेस क्लेम अटक सकता है, हॉस्पिटल नेटवर्क में नहीं हो सकता, रूम रेंट लिमिट लग सकती है। इसके अलावा मेडिसिन, डायग्नोस्टिक्स, कंज्यूमेबल्स, ट्रैवल, अटेंडेंट और रिकवरी कॉस्ट आपकी जेब से जाती है। इसलिए सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ फंड भी जरूरी है। इंश्योरेंस हॉस्पिटल से बड़े बिल को रोकता है, जबकि हेल्थ फंड इमरजेंसी में तुरंत कैश देता है। अगर आपके पास 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है तो कोशिश करें कि अलग से करीब 5 लाख का हेल्थ फंड भी तैयार हो। घर में पेरेंट्स, बच्चे या क्रॉनिक इलनेस है तो फंड और मजबूत रखें। मेडिकल इमरजेंसी में रिटर्न नहीं, लिक्विडिटी जान बचा सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी दीवार है और हेल्थ फंड आपकी जेब की ऑक्सीजन। दोनों साथ होंगे तभी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग सुरक्षित होगी। मेडिकल इमरजेंसी में लिक्विडिटी जरूरी है, लेकिन कई बार समस्या वहां आती है जहां आपको लगता है कि पेमेंट आसानी से हो जाएगा। आप अर्जेंट पेमेंट करने जाते हैं और स्क्रीन पर मैसेज आता है कि ट्रांजैक्शन फेल्ड। फिर पता चलता है कि क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया है। यहीं से पैनिक शुरू होता है। कई लोग तुरंत सोचते हैं कि कार्ड हैक हो गया है या सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा, लेकिन हर बार क्रेडिट कार्ड ब्लॉक होना फ्रॉड या बड़ी प्रॉब्लम नहीं होता। कभी बैंक सेफ्टी के लिए कार्ड टेम्परेरी ब्लॉक करता है, तो कभी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन या गलत पिन डालने की वजह से। इसलिए कार्ड ब्लॉक होते ही पहला रूल है, पैनिक नहीं होना है। रीजन पता कीजिए। क्रेडिट कार्ड ब्लॉक होने के पीछे सबसे कॉमन रीजन सिक्योरिटी होता है। अगर बैंक को कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, विदेशी वेबसाइट पर पेमेंट या अलग सिटी से कार्ड यूज होता दिखता है तो बैंक तुरंत कार्ड ब्लॉक कर सकता है। दूसरा रीजन कार्ड लॉस्ट या स्टोलन होना होता है। अगर आपने रिपोर्ट किया तो बैंक इसे बंद कर देगा। तीसरा रीजन रॉन्ग पिन या सस्पिशियस लॉगिन है। चौथा रीजन पेंडिंग ड्यूज यानी बिल ना भरना है। और पांचवा कारण बहुत सिंपल होता है, कई बार यूजर खुद ही ऐप में कार्ड फ्रीज कर देता है और भूल जाता है। अगर आपका कार्ड अचानक ब्लॉक हो गया है तो ये 5 स्टेप जो बताने जा रहा हूं उसको फॉलो कीजिए। स्टेप नंबर 1, बैंक के नोटिफिकेशन चेक करें। बैंक अक्सर कार्ड ब्लॉक करने का रीजन एसएमएस या ईमेल या ऐप नोटिफिकेशन में बता देता है। कई बार सॉल्यूशन भी वहीं लिखा होता है। स्टेप नंबर 2, बैंकिंग ऐप का स्टेटस देखें। मोबाइल या नेट बैंकिंग में कार्ड सेक्शन में जाकर स्टेटस चेक करें। अगर कार्ड टेम्परेरीली फ्रोजन है तो कई बार ऐप से ही अनब्लॉक हो सकता है। स्टेप नंबर 3, पेंडिंग ड्यूज चेक करें। अगर अनपेड बिल या मिनिमम ड्यूज ना भरने के कारण कार्ड ब्लॉक हुआ है तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट तुरंत क्लियर करें। हालांकि पेमेंट तुरंत बाद कार्ड चालू होगा या नहीं ये बैंक पर डिपेंड करता है। स्टेप नंबर 4, कस्टमर केयर से ऑफिशियल कांटेक्ट करें। गूगल पर रैंडम नंबर सर्च ना करें। बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या कार्ड के पीछे दिए गए नंबर पर ही बात करें। वेरिफिकेशन के बाद ही बैंक आपको सही कारण समझा पाएगा। एक चीज और है, जैसे ही आपको कार्ड मिले तुरंत कार्ड का फ्रंट और बैक की फोटो ले लीजिए। अब आते हैं स्टेप नंबर 5 पे। जरूरत हो तो रिप्लेसमेंट कार्ड रिक्वेस्ट करें। अगर कार्ड खो गया, चोरी हो गया, डैमेज हो गया या परमानेंटली ब्लॉक्ड है तो पुराने कार्ड को चालू करने के चक्कर में टाइम वेस्ट ना करें। बैंक में कंप्लेंट दर्ज कराएं और रिप्लेसमेंट कार्ड के लिए रिक्वेस्ट करें। अब सवाल ये है कि इससे सिबिल स्कोर खराब होता है क्या? अगर कार्ड सिक्योरिटी रीजन या खुद के फ्रीज करने से ब्लॉक हुआ है तो सिबिल पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर कार्ड बिल ना भरने, डिफॉल्ट करने के कारण ब्लॉक हुआ है तो ये आपकी क्रेडिट प्रोफाइल को चोट पहुंचा सकता है। फ्यूचर में कार्ड ब्लॉक होने से बचने के लिए बिल टाइम पर पे करें, ट्रांजैक्शन अलर्ट ऑन रखें,
पिन, CVV, OTP शेयर ना करें और सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करें। क्रेडिट कार्ड सुविधा भी है और जिम्मेदारी भी है। ये जानकारी जनरल अवेयरनेस के लिए है। क्रेडिट कार्ड ब्लॉक, फ्रॉड, ड्यूज या सिविल से जुड़े मामलों में हमेशा अपने बैंक के ऑफिशियल सपोर्ट चैनल, स्टेटमेंट और पॉलिसी डॉक्यूमेंट को फॉलो करें। क्रेडिट कार्ड अचानक ब्लॉक हो जाए तो पैनिक मत कीजिए। जो 5 स्टेप बताने जा रहे हैं उनको फॉलो कीजिए। SMS, ईमेल और बैंक एप्लीकेशन चेक कीजिए। कई बार रीजन वही लिखा होता है। मोबाइल बैंकिंग के कार्ड सेक्शन में जाएं। कार्ड टेम्परेरी फ्रीज है तो ऐप से ही अनब्लॉक हो सकता है। ड्यूज चेक कीजिए। बिल अनपेड है तो कार्ड रिस्ट्रिक्ट हो सकता है और यही चीज सिविल पर असर डाल सकती है। कस्टमर केयर को कॉल कीजिए, लेकिन सिर्फ ऑफिशियल नंबर पर। गूगल से रैंडम नंबर उठाकर कॉल मत कीजिए। अगर कार्ड खो गया है, चोरी हो गया है, फ्रॉड हो गया है या परमानेंटली ब्लॉक्ड है तो रिप्लेसमेंट कार्ड रिक्वेस्ट कर सकते हैं। याद रखिए, सिक्योरिटी ब्लॉक से सिविल जनरली खराब नहीं होता, लेकिन पेमेंट डिफॉल्ट से क्रेडिट स्कोर को गहरी चोट लगती है। क्रेडिट कार्ड ब्लॉक होना प्रॉब्लम नहीं है, गलत रिएक्शन प्रॉब्लम है। रीजन पता कीजिए, ऑफिशियल एक्शन लीजिए और रेफरेंस नंबर संभाल कर रखिए। भारत में एम्प्लॉइज के लिए नौकरी का मतलब अब 24 घंटे अवेलेबल रहना हो गया है। ऑफिस खत्म हो गया लेकिन व्हाट्सएप चालू है। वीकेंड आ गया लेकिन बॉस का कॉल चालू है। लीव मांगो तो ऐसा फील कराया जाता है जैसे कंपनी से एहसान मांग रहे हो। दुनिया के कई देशों में एम्प्लॉइज के लिए ऐसे रूल्स और वर्क कल्चर बने हैं जिन्हें सुनकर इंडियन एम्प्लॉइज के मन में ये बात तो जरूर आएगी, भैया हमारे ऑफिस में भी ये सारी चीजें हो जाए तो मजा ही आ जाए। कहीं जॉब पोस्टिंग में सैलरी रेंज बताना जरूरी है तो कहीं ऑफिस आवर्स के बाद डिस्टर्ब करना एक रूल वायलेशन की कैटेगरी में आता है। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझना जरूरी है, हर वायरल क्लेम लॉ नहीं होता, यानी कानून नहीं होता। कुछ चीजें एक्चुअल राइट्स होती हैं और कुछ सिर्फ कंपनी कल्चर। इसलिए इन एग्जांपल्स को एक्साइटमेंट में नहीं, सही कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। आइए अब कंट्रीज वाइज समझते हैं कि किस कंट्री में क्या नियम है। सबसे पहले है ऑस्ट्रिया, पेड लीव। यहाँ एम्प्लॉयज को जनरली 5 वीक की पेड एनुअल लीव्स मिलती हैं। अगर 5 डे का वर्क वीक है तो ये 25 वर्किंग डेज बन जाते हैं। यहाँ रेस्ट को लग्जरी नहीं बल्कि एम्प्लॉय हेल्थ और प्रोडक्टिविटी का हिस्सा माना जाता है। दूसरी कंट्री है न्यूयॉर्क। इसमें सैलरी ट्रांसपेरेंसी है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लॉ के तहत एम्प्लॉयर्स को जॉब पोस्टिंग में कंपनसेशन रेंज बतानी होती है। भारत में कैंडिडेट 3-4 इंटरव्यू राउंड देने के बाद भी नहीं जानता कि बजट क्या है। अंतिम में इंटरव्यू होने के बाद ये पता लगता है कि हम तो भैया ये सैलरी दे ही नहीं सकते। ट्रांसपेरेंसी से कैंडिडेट का समय बचता है और नेगोशिएशन फेयर होता है, जो कि इंडिया में अक्सर देखने को नहीं मिलता। तीसरी कंट्री है पोर्चुगल, राइट टू डिस्कनेक्ट। यहाँ एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉइज के रेस्ट पीरियड में वर्क रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट से बचना होता है। भारत में शिफ्ट खत्म होने के बाद डिजिटल ड्यूटी शुरू हो जाती है। पोर्चुगल जैसे रूल्स ये बताते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस कोई मोटिवेशनल कोट नहीं बल्कि एम्प्लॉय प्रोटेक्शन का सीरियस मुद्दा है। अब बात करते हैं जापान की, ब्रेक रूल्स। सोशल मीडिया पर अक्सर कहा जाता है कि जापान में नैप लेना यानी नींद लेना लीगल राइट है, लेकिन ये मिसलीडिंग है। जापान के लेबर स्टैंडर्ड एक्ट में 6 घंटे से ज्यादा काम पर 45 मिनट और 8 घंटे से ज्यादा काम पर 1 घंटे का ब्रेक अनिवार्य है। कुछ कंपनीज प्रैक्टिस के तौर पर नैप को एनकरेज करती हैं, पर यह हर जगह का कानून नहीं है। 5वीं कंट्री है बेल्जियम, करियर ब्रेक। यहाँ टाइम क्रेडिट या करियर ब्रेक जैसा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जो एम्प्लॉयज को कुछ समय के लिए करियर पॉज करने का ऑप्शन देता है। इसमें अलाउंसेस और सोशल सिक्योरिटी राइट्स जैसी प्रोटेक्शन भी अवेलेबल होती हैं। इंडियन एम्प्लॉयज के लिए सीख क्या है? पहली, सैलरी ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। दूसरी, ऑफिस आवर्स के बाद पर्सनल टाइम प्रोटेक्ट होना चाहिए। तीसरी, पेड लीव्स और रेस्ट को वीकनेस नहीं मानना चाहिए। चौथी, करियर ब्रेक जैसी पॉलिसीज एम्प्लॉयज को टूटने से बचा सकती हैं। हर फॉरेन लॉ भारत में कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि हर देश की इकोनॉमी अलग है, लेकिन एम्प्लॉय डिग्निटी, फेयर सैलरी और क्लियर बिजनेस बाउंड्रीज और बर्नआउट प्रोटेक्शन, ये चीजें हर वर्क प्लेस में जरूरी है। भारत में भी एम्प्लॉयज को अपना ऑफर लेटर, लीव पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़ना चाहिए। कई बार एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ कानून की कमी से नहीं बल्कि अवेयरनेस की कमी से होता है। करियर बनाइए, मेहनत कीजिए, लेकिन ऐसा सिस्टम भी मांगिए जहां इंसान काम करके आगे बढ़े और अंदर से टूटे नहीं। पिछले टॉपिक में हमने दुनिया के लेबर लॉज देखे थे। अब यही सवाल भारत में भी वापस आ गया है, वर्क फ्रॉम होम। क्या भारत में वर्क फ्रॉम होम अब लीगल राइट बन गया है? क्या कोई एम्प्लॉय कंपनी से कह सकता है कि न्यू लेबर कोड में वर्क फ्रॉम होम आ गया है, इसलिए मुझे घर से काम करने दो? यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है।
वर्क फ्रॉम होम को लेकर रूल्स और रिकॉग्निशन जरूर बदले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एम्प्लॉय, हर कंपनी और हर सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम मांग सकता है और कंपनी को देना ही पड़ेगा। असल में वर्क फ्रॉम होम को कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स और वर्क अरेंजमेंट के लिए फॉर्मल रिकॉग्निशन मिला है, खासकर आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विस जैसे सेक्टर में, जहां काम लोकेशन इंडिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन इसे यूनिवर्सल एम्प्लॉय राइट समझना गलत होगा। अगर आपका काम फैक्ट्री फ्लोर पर है, हॉस्पिटल ड्यूटी में है, सिक्योरिटी रोल में है या डिलीवरी जॉब में है जहां फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, तो सिर्फ वर्क फ्रॉम होम बोल देने से ये लीगल एंटाइटलमेंट नहीं बन जाता है। वर्क फ्रॉम होम का नियम 3 चीजों पर निर्भर करता है: आपका सेक्टर, आपकी जॉब रोल और आपकी कंपनी की पॉलिसी। अब उस सेक्टर की बात करते हैं जहां वर्क फ्रॉम होम सबसे ज्यादा रिलेवेंट है। एसईजी यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली आईटी और आईटीईएस कंपनीज। एसईजी रूल 43A के तहत आईटी और आईटीईएस यूनिट्स में कुछ कैटेगरीज के एम्प्लॉयज को डब्ल्यूएफएच यानी वर्क फ्रॉम होम की परमिशन दी जा सकती है। आमतौर पर वर्क फ्रॉम होम का प्रस्ताव कुल कर्मचारियों को 50% तक हो सकता है, लेकिन अगर कोई जेन्युइन रीजन है तो डेवलपमेंट कमीशन इसे बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ भी कंपनीज को अटेंडेंस, इक्विपमेंट और डेटा सिक्योरिटी जैसे पॉइंट संभालने होते हैं। वर्क फ्रॉम होम का मतलब काम की लोकेशन बदल सकती है, लेकिन जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। अब सबसे कॉमन सवाल, क्या घर से काम करने पर सैलरी कटेगी? अगर एम्प्लॉय ऑफिशियली वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड अरेंजमेंट में है तो सिर्फ घर से काम करने के कारण सैलरी कट नहीं होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट टर्म्स और बेसिक बेनिफिट जिसमें पीएफ, बोनस, लीव होती है वही रहेंगे और आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होंगे। लेकिन वर्क फ्रॉम होम सुविधा है, फ्री पास नहीं। घर से काम करने का मतलब ये भी नहीं है कि बॉस कभी कॉल नहीं कर सकता। लेकिन लेबर लॉज में वर्किंग आवर्स की लिमिट 8 घंटे प्रतिदिन यानी 48 घंटे पर वीक बनी रहती है। अगर उससे ज्यादा काम किया तो ओवरटाइम का रूल लागू होगा। यही वर्क फ्रॉम होम का सबसे बड़ा ट्रैप है, इनविजिबल ओवरटाइम। ऑफिस में शिफ्ट खत्म होते ही लोग उठ जाते हैं, लेकिन घर पर लैपटॉप बंद होने के बाद मैसेजेस आते रहते हैं। वर्क फ्रॉम होम तभी फायदेमंद है जब फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बाउंड्रीज भी हों। अगर आपकी कंपनी वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मॉडल दे रही है तो ये 4 चीजें जरूर क्लियर करें अपनी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से। वर्किंग आवर्स क्या होंगे, अवेलेबिलिटी विंडो क्या है, इंटरनेट और डिवाइस का रिम्बर्समेंट मिलेगा या नहीं, किस समय के बाद आप ऑफलाइन माने जाएंगे, और सबसे जरूरी बात याद रखें, वर्क फ्रॉम होम लीगल रिकॉग्निशन और लीगल एंटाइटलमेंट अलग अलग चीजें हैं। हर सेक्टर में ये ऑटोमेटिकली राइट नहीं है। ये तभी अच्छा है जब एम्प्लॉयज को फ्लेक्सिबिलिटी मिले और कंपनी को अकाउंटेबिलिटी। अगर फ्लेक्सिबिलिटी है लेकिन बाउंड्री नहीं है तो वर्क फ्रॉम होम फ्रीडम नहीं है, बल्कि बर्नआउट का नया नाम बन जाता है। ये जानकारी जनरल अवेयरनेस के लिए है। वर्क फ्रॉम होम, ओवरटाइम, सैलरी या एम्प्लॉयमेंट विवादों से जुड़े मामले में अपने ऑफर लेटर, कंपनी पॉलिसी, गवर्नमेंट रूल्स और लेबर लॉ एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। वर्क फ्रॉम होम को लेकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि क्या अब हर एम्प्लॉय घर से काम करने का लीगल राइट मांग सकता है? इसका जवाब है नहीं। वर्क फ्रॉम होम को इंडिया में सिर्फ स्पेसिफिक सेक्टर्स और रोल के लिए फॉर्मल रिकॉग्निशन मिला है, खासकर आईटी और आईटीईएस में। एसईजी रूल्स 43A के तहत आईटी यूनिट में 50% तक एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम की परमिशन मिल सकती है, लेकिन हर जॉब के लिए ये संभव नहीं है। और याद रखिए, घर से काम करने का मतलब अनलिमिटेड काम नहीं है। वर्किंग आवर्स, ओवरटाइम, सैलरी, पीएफ और अवेलेबिलिटी विंडो क्लियर होनी चाहिए। वर्क फ्रॉम होम सुविधा जरूर है, लेकिन बिना बाउंड्री के यही सुविधा बर्नआउट बन जाती है। इसलिए अपनी कंपनी की पॉलिसी और अपने राइट्स को ईमेल या एचआर पॉलिसी में लिखित रूप में जरूर लें। तो आज की प्रॉफिट पाठशाला की सबसे बड़ी सीख ये है कि पर्सनल फाइनेंस सिर्फ रिटर्न कमाने का खेल नहीं है। पीपीएफ हो, सैलरी कैलकुलेशन हो, हेल्थ फंड हो, क्रेडिट कार्ड हो, जॉब राइट्स हो या वेडिंग इंश्योरेंस हो, हर जगह सही जानकारी आपके पैसे को बचा सकती है। पैसा मजबूत तभी बनता है जब अर्निंग, सेविंग, प्रोटेक्शन और अवेयरनेस साथ चलते हैं। आप देख रहे थे आज की खबर। मैं हूं मयंक कुमार। ऐसी ही काम की फाइनेंस, टैक्स, सैलरी और एम्प्लॉय राइट से जुड़ी जानकारी के लिए मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर लीजिए। ये जानकारी जनरल अवेयरनेस के लिए है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लें। मुलाकात होती है आपसे अगले एपिसोड में।